दोस्तों आज हम देखने वाले मूवी का नाम है पुलिस डे, जो 2025 में रिलीज हुई है। ये मलयालम लैंग्वेज की मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसकी कहानी कुछ यूं है कि केरल पुलिस विभाग में साइमन नाम का एक डीवाईएसपी काम करता है। इसी बीच साइमन रिटायर होने के कुछ दिनों बाद उसके अपने ही घर पर बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। पुलिस शुरू में तो इसे आत्महत्या मानकर इस केस को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं फिल्म का हीरो मोहन इस केस की जांच करता है। जब सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कई सारे राज पता चलते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे ट्विस्ट खुलने लगते हैं। तो अब इस फिल्म में आगे क्या होगा, डीवाईएसपी साइमन की हत्या किसने की, इसके पीछे क्या कारण है और क्या ऑफिसर मोहन इस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही साउथ के मूवीज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां पर हम डीवाईएसपी साइमन को देखते हैं। साइमन कुछ ही दिनों में डिपार्टमेंट से रिटायर होने वाला है, लेकिन फिलहाल वो एक लड़की के साथ हुए आरएपी की केस को जांच कर रहा है। उस लड़की का केस हर जगह चर्चा में है और इसलिए साइमन को इस केस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था। अब इसी आरएपी केस रिलेटेड पुलिस को 3 बंदों पर शक था, तो पुलिस तुरंत ही उन्हें पकड़कर थाने ले आती है। यहाँ पर उनकी अच्छे तरीके से पिटाई की जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद भी वो 3 लोग बताते हैं कि सर, हमने किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें लगता है कि पीटर नाम का जो लड़का है उसने उस लड़की के साथ गलत काम किया होगा। इस तरह से ये लोग पीटर नाम के एक लड़के के बारे में बताते हैं। तो साइमन तुरंत ही ऑफिसर जोसेफ को पीटर को पकड़कर थाने में लाने का ऑर्डर देता है। तो इन लोगों ने जो एड्रेस बताया था पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है और यहाँ पर पीटर को पकड़ने की कोशिश करती है। तो पीटर वहां से भागने लगता है। यहाँ पर उसके आदमियों के साथ पुलिस की हाथापाई भी होती है और बहुत ज्यादा मारपीट के बाद आखिरकार पुलिस पीटर को पकड़ ही लेती है और उसे घसीट कर पुलिस स्टेशन ले आती है। अब यहाँ पर साइमन उससे पूछताछ करता है। तब पीटर बताता है कि सर, ये 3 बंदे मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इन लोगों की मुझसे दुश्मनी है, इसलिए मुझे इस केस में फंसाने के लिए बेवजह मेरा नाम ले रहे हैं। मैंने उस लड़की के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है। प्लीज सर, आप मेरा यकीन कीजिए। लेकिन अब उसकी ऐसी बातें सुनकर साइमन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पीटर की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, उसे टॉर्चर करता है। तो ये सब दर्द ना सहन कर पाने की वजह से पीटर कहता है कि हाँ, मैंने गलत काम किया था, मैं ही उस लड़की का गुनहगार हूँ। इस तरह से वो अपना जुर्म कबूल करता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर का पिता साइमन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ पर साइमन अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहा होता है। तो पीटर का पिता उसे अपने बेटे को रिहा करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि सर, मेरा बेटा बेगुनाह है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तो अब हमें यहाँ पर साइमन की असलियत पता चलती है। दरअसल ये एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर होता है और वो उसे डराने के लिए कहता है कि तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगेगी और उसे बहुत लंबे समय के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर पीटर का पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो साइमन से कहता है कि सर, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे बेटे को जेल से आजाद कर दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो साइमन उसे कहता है कि मेरे बताए हुए एक वकील के पास जाओ और वहां पर जाकर मुझे कॉल करो, फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे बेटे का क्या हो सकता है। इसलिए पीटर के पिता तुरंत ही बताए गए वकील के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वकील का नाम है शेखर और ये साइमन का ही दोस्त होता है। पीटर का पिता वकील को सारी बात बताता है तो शेखर तुरंत ही साइमन को कॉल करता है। तो साइमन उसे बताता है कि उस आदमी का बेटा एक लड़की के आरएपी केस में फंस चुका है, तो उसे बताओ कि उसका बेटा रिहा होने के लिए उसे क्या करना होगा। अब यहाँ पर शेखर फोन पर कहता है कि ये केस तो बहुत ही पेचीदा लग रहा है, इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए लगेंगे। अब ये बात सुनते ही पीटर के पिताजी समझ जाते हैं कि ये लोग उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अब ये लोग तो डायरेक्टली पैसे नहीं मांग सकते थे, इसलिए उसे इस तरह से परेशान कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे बेटे को जल्द से जल्द रिहा करवा दीजिए। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वकील शेखर पैसों से भरी हुई बैग लेकर साइमन के घर पर पहुंचता है और अब इतने सारे पैसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहां पर उनके घर पर काम करने वाला वासु नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है। अब इतने में ही उस घर के पास एक फूड डिलीवरी बॉय, दरअसल वासु ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था। अब यहाँ पर इन लोगों के हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं, तो हड़बड़ाहट में वासु फूड डिलीवरी बॉय को कहता है कि अब हमें कोई खाना नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बंदा कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, खाना तो तुमने ही ऑर्डर किया है, खाना ले लो और मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन दरअसल दोस्तों ये लोग तो उसे यहाँ से जल्दी से भगाना चाहते थे। तो ऑफिसर साइमन उसे धमकाने लगता है, कहता है कि
हमने तुम्हें कहा ना कि हमें फूड नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह से उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसके साथ झगड़ा करते हुए उसे मारने पीटने की धमकी देता है। जिस पर वो फूड डिलीवरी वाला बंदा कहता है कि सर, आप पुलिस वाले हो तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वो फूड डिलीवरी बॉय गुस्से से वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पैसे मिलने की खुशी में ये सभी लोग मिलकर शराब पीने लगते हैं। तो वहीं पर साइमन का एक और दोस्त उसके घर पर आता है, वो भी इन लोगों को ज्वाइन करता है। और अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, शाम तक बहुत ज्यादा नशे में एंजॉय करते हैं। फिर रात होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अब रात को हम देखते हैं साइमन अपने बेडरूम में सो रहा होता है, लेकिन इतने में उसे एक महिला का वीडियो कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी तरह के साइमन के और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे हैं। अब वो महिला उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन साइमन बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से वो वहीं पर सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जेल में माधवन नाम के एक बंदे को देखते हैं। जेल का यह कैदी बहुत ही गुस्से में होता है और साइमन की फोटो को देखकर उसे आग लगाता है, गुस्से से घूरने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि माधवन साइमन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और शायद वो उससे बदला भी लेना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आधी रात को साइमन की नींद खुलती है। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में आता है। लेकिन दोस्तों इतने में ही अचानक दरवाजे पर बेल बजती है। वो सोचने लगता है कि इतनी रात गए कौन आया होगा। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था आई विल किल यू, और वहां पर एक खिलौना भी होता है। ये सब कुछ देखकर साइमन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि ये सब कुछ कौन कर सकता है। अब वो नशे में होने की वजह से फिर से सोने के लिए चला जाता है और तभी हम एक कमरे में किसी को देखते हैं जिसने साइमन का स्केच बनाया था और वो उसके ऊपर गुस्से से स्टैब करता है। और उसी जगह पर हम उस खिलौने को भी देख पाते हैं जो साइमन के घर के बाहर मौजूद था। अब अगली सुबह जब साइमन अपने घर से बाहर आता है तो वहां पर मरे हुए लोगों की लाश पर रखने वाले फूलों की माला थी और वही साइड में उसका एक पड़ोसी फोन पर बात कर रहा होता है। अब साइमन को लगता है कि यह हरकत इसी आदमी की होगी, इसलिए गुस्से में वो उसे उठाकर उसी आदमी की तरफ फेंक देता है। ये बात उस आदमी को थोड़ी अजीब लगती है और फिर वहां से साइमन अंदर चला जाता है। अब दोपहर को हम उसी आदमी को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ा होता है। इसका नाम होता है मधु। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और एक लड़की बाहर आकर उससे कुछ एड्रेस पूछने लगती है। मधु कहता है कि अरे मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ और रास्ता दिखा दूंगा, मुझे आप वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से वो उनकी कार में बैठ जाता है। अब आगे जाते वक्त वो लड़कियों के साथ बात करने लगता है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लड़कियां साइमन नाम के पुलिस ऑफिसर के घर पर रेंट पर रहने की जगह है। ऐसा उन्हें पता चलने पर वो यहाँ पर आई है। लड़कियां कहती है कि हम इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए वहां पर जा रहे हैं। तो मधु कहता है कि वो पुलिस वाला थोड़ा टेढ़ा है, उसे थोड़ा संभल कर रहना। तो थोड़ी देर में लड़कियां उस एरिया में पहुंचती है, फिर वो साइमन से मिलने के लिए जाती है। अब ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं और ये तय होता है कि रेंट पर रहने के लिए 80,000 रुपए का डिपॉजिट और 15,000 रुपए हर महीने रेंट देना होगा, जिसके लिए ये लड़की अभी मान जाती है। अब वहां से साइमन अपने काम पर चला जाता है और आज उसके रिटायरमेंट का दिन होता है। यहाँ पर सभी पुलिस वाले मिलकर उसका सम्मान करते हैं। फिर वहां से वो अपनी ड्यूटी खत्म करके शाम को घर पर आता है। यहाँ घर पर हम उन लड़कियों को देखते हैं जो उस रूम में अपना सारा सामान शिफ्ट कर देती है। तभी वहां पर वासु आता है और उन्हें बताता है कि आज साइमन साहब रिटायर हुए हैं तो नीचे छोटी सी पार्टी रखी है, इसलिए तुम लोग भी खाना खाने के लिए आ जाओ। और साहब की फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर आपस में बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर साइमन अपने कुछ एक्सपीरियंस भी उन्हें बताता है। फिर उसके कुछ देर बाद वो लड़कियां रात को गाड़ी लेकर कहीं चली जाती है। यहाँ घर के अंदर साइमन बहुत ज्यादा शराब पी रहा था। तभी वहां पर वासु आकर उसे कुछ पैसे मांगने लगता है। कहता है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है। लेकिन साइमन उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें हाल ही में पैसे दिए थे और तुम फिर से पैसे मांग रहे हो। मैं तो तुम्हारा पगार पे टाइम पर देता हूँ, अब तुम्हें तुम्हारे पगार के अलावा कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह से वो उसे उल्टा सीधा बोल देता है। अब ये बात सुनकर वासु को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो निराश होकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर साइमन शराब पी रहा होता है और तभी उसे एक ऑफिसर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि सर, जेल से एक कैदी फरार हो गया है। अब ये बात सुनकर साइमन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि साइमन सुनता है कि जेल से माधवन नाम का कैदी फरार हो गया है, इसलिए वो थोड़ा सहम जाता है। अब साइमन ऑफिसर से कहता है कि ये बात तुम तुरंत ही ऑफिसर जोसेफ को बताओ और उसे माधवन के घर पर जाकर देखने के लिए कहो। फिर हम देखते हैं कि डर के मारे साइमन अपनी खास बंदूक ढूंढकर अपने पास रख लेता है। यह सब कुछ देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी थी और अब साइमन की जान को भी खतरा हो सकता है।
साइमन जब अपने घर के अंदर होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके घर के आंगन में कोई आया है। वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर चुपके से देखने लगता है कि वहां बाहर कोई है या नहीं, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। पर हम एक आदमी को उसके घर के आसपास देख पाते हैं जो वहां पर आकर छुप जाता है। अब इतने में ही साइमन को ऑफिसर जोसेफ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने माधवन के घर पर जाकर देखा, लेकिन वो वहां पर नहीं है। अब साइमन ठीक ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है। वासु अपने गांव जाकर माँ को देखकर आता है। अब वो साइमन के घर की बेल बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता। तब वो दरवाजे को धक्का देता है तो दरवाजा खुल जाता है और जब वो अंदर जाकर वहां का नजारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हम देखते हैं कि वहां पर डीवाईएसपी साइमन मरा पड़ा है, मतलब कि उसको किसी ने सीने में गोली मारकर मार दिया था। अब ये देखकर वासु रोने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ऊपर के फ्लोर पर रहने वाली वो लड़कियां बाहर आती है। अब ये लड़कियां भी नीचे आकर जब नजारा देखती है तो वो तो शॉक रह जाती है। सोचने लगती है कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर उनमें से एक लड़की तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और यहाँ पर हुई घटना के बारे में बताती है। इतने में हम वहाँ पर पड़ोस में रहने वाले मधु को भी देखते हैं। वो भी वहाँ पर आकर साइमन की लाश को देखता है। पहले तो वो थोड़ा मुस्कुराता है और ये बात थोड़ी अजीब थी। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कहानी के हीरो एसीपी मोहन को। वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और तभी अचानक उसे कमिश्नर का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि डीवाईएसपी साइमन का मर्डर हो चुका है। तुम तुरंत ही क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाओ और इस केस को अपने हाथ में लेकर इन्वेस्टिगेट करो। अब उसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं ऑफिसर मोहन साइमन के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ हम देखते हैं साइमन के घर के आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी, क्योंकि अब तक सब लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ घर के अंदर साइमन की मौत हो चुकी है। अब मोहन अपनी टीम के साथ पहुंचने के बाद वहां पर तुरंत ही छानबीन करना शुरू कर देता है। फॉरेंसिक वाले बहुत ही बारीकी से सबूत ढूंढने लगते हैं। फिर सबसे पहले मोहन वासु से पूछताछ करता है। वासु कहता है कि सर, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं तो कल रात अपने गाँव गया था, सुबह यहाँ घर पर आया तो ये घटना हो चुकी थी। फिर मोहन उन लड़कियों के साथ सवाल जवाब करता है। वो लड़कियां भी बताती है कि रात को हम लोग सो गए थे और हमें तो यहाँ पर कोई हाथापाई की आवाज भी सुनाई नहीं दी। जब हमने सुबह वासु के चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम नीचे आ गए और यहाँ पर देखा कि साइमन सर की मौत हो चुकी है। तो हमने इस घटना के बारे में तुरंत ही पुलिस को बता दिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन ठीक ऐसा कहता है। फिर वो अपनी टीम को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। अब यहाँ पर ऑफिसर मोहन उन्हें सारी डिटेल्स बताता है, जिस पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जेल से जो कैदी भाग गया है, जिसका नाम है माधवन, पहले तुम उसे पकड़ो, क्योंकि उसने मर्डर किया हो सकता है। दरअसल साइमन और माधवन के संबंध कुछ ठीक नहीं थे और मेरी पुलिस की सिक्स सेंस कह रही है कि वो माधवन ही गुनहगार हो सकता है। तो अब यहाँ पर ऑफिसर मोहन ठीक ऐसा कहकर माधवन को ढूंढने में लग जाता है। वो तुरंत ही अपने खबरियों को काम पर लगा देता है और एक दो दिन के बाद उसे माधवन के बारे में पता चलता है। वो उस एरिया में जाकर उसे ढूंढने लगता है और हम वहां पर माधवन को देखते हैं। वो पुलिस को देखकर तुरंत ही वहां से भागने लगता है। यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। ऑफिसर मोहन उसे पकड़कर बहुत ज्यादा मारता पीटता है और किसी तरह से फाइनली उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। अब यहाँ पर पूछताछ करने पर माधवन पहले रोने लगता है और शांत बैठकर कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन फिर और मार खाने के बाद वो बताता है कि सर, मैं जिस रात जेल से फरार हो गया था तो मुझे साइमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उसे मारने के लिए भी गया था, लेकिन तभी वहां पर उसके घर पर पुलिस की गाड़ी आ गई, इसलिए मैं फिर से पकड़ा ना जाऊं इस डर से वहां से भाग गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है और मेरे वहां से जाने के बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ऑफिसर मोहन अपनी टीम के साथ इस केस के बारे में डिस्कस करने लगता है। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि ये मर्डर की जो घटना हुई थी उस रात बहुत ही तेजी से बारिश हो रही थी, तो उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी ठीक से दिख नहीं रहा था। फिर ये लोग कुछ और भी पॉइंट्स को गौर करते हैं और खूनी को कैसे पकड़ा जाए इसके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक लड़का बात कर रहा होता है और वो मोहन से कहता है कि सर, मैंने उस ऑफिसर साइमन को मार डाला है। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। अब ये बात मोहन को थोड़ी अजीब लगती है। वो तुरंत ही अपनी टीम को इस लड़के को ढूंढने के लिए कहता है। तो जिस नंबर से कॉल आया था उसकी डिटेल निकालने के बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि उस लड़के का नाम है विनोद। फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और उसके घर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर हम एक अजीब से लड़के को देखते हैं। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। अब ये विनोद बहुत ही अजीब होता है। पुलिस ने पकड़ने के बावजूद भी हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। फिर हम देखते हैं ऑफिसर मोहन उसे पूछताछ करने लगता है। तो इतने में ही पुलिस स्टेशन के बाहर उस लड़के विनोद की माँ आती है। वो यहाँ पर ऑफिसर से मिलने के लिए मिन्नतें करने लगती है। अब मोहन उसे मिलने के लिए आता है तो वो उसे बताती है कि सर, मेरा बेटा दुबई काम करने के लिए जाने वाला था, तो उसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जरूरत थी, लेकिन डीवाईएसपी साइमन साहब ने
मेरे बेटे से बहुत बड़ी रिश्वत मांगी और हमारे पास तो इतने सारे पैसे नहीं थे। मेरे बेटे ने पैसे देने से मना कर दिया तो साइमन सर ने मेरे बेटे का पासपोर्ट का काम रुकवा दिया और तो और उसे एक झूठे केस में फंसा दिया, जिस वजह से मेरा बेटा विनोद दुबई में काम करने के लिए नहीं जा सका और फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया और इस तरह से उसकी दिमाग की हालत बिगड़ गई। ये देखिए सर, ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है। प्लीज सर, उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दीजिए। अब रिपोर्ट को देखने के बाद मोहन को पता चलता है कि सच में उस लड़के विनोद की दिमागी हालत ठीक नहीं है, यानी कि वो मर्डर नहीं कर सकता। इसलिए अब ऑफिसर मोहन उसे छोड़ देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मोहन उन 4 लड़कियों को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाता है और उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताने के लिए कहता है। लड़कियां बताती है कि उस रात हम सभी लोगों ने खाना खाया, फिर वहां से हम मूवी देखने के लिए चले गए, लेकिन हाँ, वहां से जाते वक्त हमने पड़ोस में रहने वाले मधु नाम के एक आदमी को देखा था जो साइमन के घर की तरफ ही देख रहा था और हमें पता चला था कि साइमन और मधु के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। इस तरह से उन्हें जो बातें पता होती है वो पुलिस को बता देती है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मोहन अपने टीम के साथ लंच कर रहा होता है, तभी उसे खबर मिलती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुके हैं। तो अब मोहन तुरंत अपनी टीम के साथ फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर फॉरेंसिक डॉक्टर उसे डिटेल में बताने लगता है कि मरने से पहले साइमन और उस किलर के बीच में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई हुई थी और फिर गोली लगने की वजह से साइमन की मौत हो गई। साइमन को जो गोली लगी है उससे हमें ये पता चलता है कि गोली चलाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया गया था। वो जो भी किलर है वो बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। अब ये जानकारी मिलने के बाद मोहन सोचने लगता है कि अब ये बाएं हाथ वाला आदमी कौन हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका उस घर में काम करने वाले वासु के ऊपर शक जाता है। वो उसे बुलाकर पूछताछ करता है कि कहीं साइमन ने उसे पैसे ना देने की वजह से उसने साइमन को मार तो नहीं दिया। वासु कहता है कि नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। फिर मोहन भी सोचता है कि इतने से पैसों के लिए कोई किसी की जान क्यों लेगा। इस तरह से वह साइमन के पड़ोसी उसके दोस्तों को बुलाकर उनसे जानकारी लेता है। तब वकील शेखर बताता है कि सर, एक दिन हम साइमन के घर पर पार्टी कर रहे थे, तब उसका एक डिलीवरी बॉय के साथ झगड़ा हुआ था और उस डिलीवरी बॉय ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब उसके बाद क्या था, पुलिस तुरंत ही उस डिलीवरी बॉय को पकड़ लेती है। उसे पूछताछ करने पर वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने उस ऑफिसर साइमन को नहीं मारा है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उस डिलीवरी बॉय के फोन का लोकेशन पता करते हैं। तो जिस रात ये घटना हुई थी उस रात उसका फोन घर पर ही दिखा रहा था। इससे पता चलता है कि उस डिलीवरी बॉय ने कुछ नहीं किया है। अब बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी मोहन असली गुनहगार को पकड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसके केबिन में लेडी सब इंस्पेक्टर आती है। वो उसे बताती है कि सर, हमें ये पता चला है कि माधवन अपने कॉलेज के टाइम में शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता था, तो हो सकता है कि साइमन को उसने ही मारा हो और अब वो हमसे झूठ कह रहा हो। उसके बाद मोहन तुरंत ही माधवन के पास जाता है। उसे कहता है कि देखो माधवन, हमने तुम्हारी बातों पर यकीन किया है कि उस रात तुमने साइमन को नहीं मारा, लेकिन फिर जेल से भागने के बाद तुम उसे मारने के लिए क्यों गए थे? ऐसे तुम दोनों के बीच में क्या दुश्मनी थी? तो दोस्तों, अब यहाँ पर माधवन अपनी कहानी बताने लगता है, जहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। माधवन बताता है कि मैं अपनी बहन मेघा और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। मेरी बहन मेघा शूटिंग में स्टेट लेवल की खिलाड़ी थी। अब यहाँ पर हम मेघा के साथ उस एकेडमी में उन 4 लड़कियों को भी देख पाते हैं जो कि साइमन के घर पर रेंट पर रह रही थी और ये मेघा की फ्रेंड होती है। अब ये सभी लड़कियां शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, पर मेघा उनमें से बहुत ही बेस्ट थी। लेकिन उसी एकेडमी में गायत्री नाम की एक लड़की होती है जो मेघा की प्रोग्रेस देखकर उससे जल रही होती है। अब एक दिन हम देखते हैं नेशनल लेवल कंपटीशन होता है, लेकिन उसी दिन पुलिस मेघा को गिरफ्तार करके ले जाती है क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि मेघा ड्रग्स लेती है और चेकिंग करने पर मेघा के सामान में ड्रग्स मिलते भी है। दरअसल दोस्तों, ये सब कुछ जानबूझकर उस गायत्री नाम की लड़की ने किया था और उस वक्त ऑफिसर साइमन ने ही मेरी बहन मेघा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। अब जेल में जाने की वजह से मेरी बहन शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और इससे आगे भी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके नाम पर अब जेल पर जाने का धब्बा लग चुका था। फिर जैसे तैसे करके हमने उसे रिहा किया, लेकिन फिर डिप्रेशन में जाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना से हम सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। फिर हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। फिर माधवन ऑफिसर मोहन को बताता है कि अंतिम संस्कार के वक्त मुझे कांस्टेबल ने कुछ और ही सच्चाई बताई। दरअसल उस साइमन ने मेरी बहन मेघा के साथ आरएपी किया था और यह सब कुछ मेरी बहन सहन नहीं कर पाई। वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर दी। ये पता चलने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैं साइमन को मारने के लिए गया था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। अब उसके बाद ऑफिसर मोहन इसी बात को कंफर्म करने के लिए
मेघा जिस इंस्टीट्यूट में शूटिंग की प्रैक्टिस करती थी वहां पर जाकर पूछताछ करता है। वहां के कोच से जाकर मेघा के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि सर, मेघा एक बहुत ही होनहार लड़की थी और हमें भी ऐसा ही लगता है कि वो ड्रग जैसे मामले में कभी नहीं पड़ेगी। वो तो बहुत ही मेहनत और प्रैक्टिस करके स्टेट लेवल चैंपियन बनी थी। फिर यहाँ पर मोहन को गायत्री के बारे में पता चलता है तो उसके बाद वो तुरंत ही गायत्री से मिलने के लिए जाता है। उससे पूछताछ करने पर गायत्री बताती है कि सर, मेघा के कमरे में ड्रग्स पाए गए। पुलिस को इसके बारे में पता चला और वो उसे पकड़ कर ले गई। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बस मुझे इतना ही पता है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो ऑफिसर मोहन उसे गुस्से से धमकी देते हुए कहता है कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अगर आगे चलकर इस केस में कहीं भी तुम्हारा नाम आया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर वो वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई तस्वीर पर पड़ती है जिसमें गायत्री और मेघा शूटिंग कर रहे होते हैं और वहां साइड में वो लड़कियां बैठी हुई थी। उन लड़कियों को देखकर वो कहता है कि ये लड़कियां इस फोटो में कैसे? तो गायत्री बताती है कि ये लड़कियां तो हमारे साथ ही कॉलेज में पढ़ाई करती है और हमारे साथ शूटिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। ये तो मेरे और मेघा की दोस्त है। तो दोस्तों, अब जाकर यहाँ पर ऑफिसर माधवन को सारा खेल समझ में आता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो तुरंत ही उन 4 लड़कियों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। अब दरअसल दोस्तों, यहाँ पर उन 4 लड़कियों का भांडा फूट जाता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने वहां पर गायत्री और उसकी एक और दोस्त को बुलाया था। गायत्री को देखकर वो लड़कियां थोड़ी सी घबराने लगती है। ऑफिसर मोहन उन लोगों को डराने धमकाने लगता है तो तब जाकर वो लड़कियां सब कुछ सच बताने के लिए मान जाती है। अब वो बताती है कि उस रात जब वो लड़कियां मूवी देखने के लिए गई थी तो थिएटर के अंदर सिर्फ 2 ही लड़कियां गई। दिव्या और रेशमा वहां से कपड़े बदलकर फिर से साइमन के घर पर आ गई थी। अब साइमन तो अपने घर में अकेला ही था और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़कियां उसे पकड़ लेती है और धमकाने लगती है। कहती है कि तुमने हमारे फ्रेंड मेघा के साथ गलत काम करने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। आरएपी की घटना की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और मेघा ने खुद को खत्म कर लिया। इसलिए हम उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन तभी साइमन खुद को बचाने के लिए उन लोगों के साथ फाइटिंग करने लगता है। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन फिर किसी तरह से वो दोनों लड़कियां उसे शूट करके मार देती है। दरअसल रेशमा ने उसे बाएं हाथ से शूट कर दिया था और सीने में गोली लगने की वजह से साइमन की मौत हो गई। फिर उन लोगों ने प्लान बनाया और ऐसा दिखाया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इस तरह से इन लड़कियों ने साइमन को मारकर अपने फ्रेंड मेघा की मौत का बदला लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट में मोहन उन लड़कियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का ऑर्डर देता है और इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है और ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।